तो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, एल के। तो इसने कहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, तो आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दैट कैन बी 1/L, है ना। तो अगर फर्स्ट केस में हमारे पास के, अगर मैं मान लूँ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था, और सेकंड में मैं दो पार्ट कर रही हूँ, के और के डैश, तो सेकंड का मैं मान रही हूँ ये के डैश पार्ट है, तो इसका के डैश किसके इक्वल होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और हमें पता है स्प्रिंग कांस्टेंट को मैंने क्या कर दिया, इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब टोटल लेंथ L थी तो इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, L/2 L/2 में। तो हमारे पास जो K डैश होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, L/2 के। तो रेशियो आ जाएगा K/K डैश, दैट कैन बी L/L डैश। और L डैश क्या है, L डैश को क्या लिख सकते हो, देखो सॉरी, के किसके हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/L के, और के डैश किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/L डैश के। ठीक है, तो अगर मैं रेशियो निकालूं K/K डैश, तो ये क्या होगा, L डैश बाई L। और L डैश क्या है, न्यू लेंथ, और न्यू लेंथ क्या है, उसको इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइड किया है, दैट कैन बी L/2। और ये तो L थी, तो L से L कैंसिल हो गया। तो आपका जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट के। इसका मतलब जब भी आप स्प्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जितने मर्जी पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, उसका जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो उसी के टाइम होगा। मान लो मैं n, इसको जनरलाइज कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर मैं n पार्ट्स में क्या कर रही हूँ, स्प्रिंग को कट कर रही हूँ इक्वल इंपॉर्टेंट n इक्वल पार्ट्स में, तो जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, n ऑफ k। इस क्वेश्चन में था 2 इक्वल पार्ट्स में, तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट 2 ऑफ के। अगर 3 इक्वल पार्ट्स में कह देता तो नया जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता वो क्या था, 3 ऑफ के। ठीक है, लेकिन इसने के नहीं पूछा, इसने क्या पूछा, टाइम पीरियड। तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम शुड बी m/k, है ना, m/k। तो मास तो सेम है, k डिफर कर रहा है, तो k कितना डिफर कर रहा है, 2k से। तो अब नया जो टाइम पीरियड होगा t डैश, दैट कैन बी √m/k डैश, और जो क्या होगा, √m/2k। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/√2 और m/k दैट इज t, t/√2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बिकम्स हो जाएगा t/√2 टाइम्स। ये 2 इक्वल पार्ट्स में, अगर मैं कह देती 3 इक्वल पार्ट्स में है तो कितना टाइम पीरियड हो जाता है, t/√3। अगर n पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देते तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाता, t/√n। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये n पार्ट्स तक पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 2 बॉडीज है, एक A है एक B है, दोनों का मास है इक्वल और सस्पेंडेड है फ्रॉम 2 सेपरेट मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स। मान लेते हैं कुछ ऐसा है कि एक स्प्रिंग ये है, थोड़ा सा गंदा बन गया ये, कोई बात नहीं, M1 और सॉरी MA, क्योंकि सेकेंड स्प्रिंग ये है, इसका मास है MB, और MA MB आपस में क्या है, इक्वल है। मान लेती हूँ M के इक्वल है, कहा है ना इक्वल मास सस्पेंडेड है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। अगर बॉडी ऑसिलेट करे वर्टिकली ऑसिलेट कर रहे हैं सच दैट द मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल। देखो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला कंसेप्ट आ गया ना, कि दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटीज भी क्या हैं, इक्वल है, A की भी और B की भी, और मास भी दोनों का क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या बताना है, A का एम्पलीट्यूड और B का जो आपका एम्पलीट्यूड है उसका रेशियो आपको बताना है। तो हमें पता है कि जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी V मैक्स किसके इक्वल थी, दैट इज ओमेगा ऑफ A थी ना। मैं V मैक्स की अगर बात करूं, हमने लिखा था ना ओमेगा ऑफ A, तो अगर मैं A की बात करूं तो ये क्या होगा, V मैक्स ऑफ A। ये कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको एम्पलीट्यूड को A डैश मान लेती हूँ कि A डैश एम्पलीट्यूड है, ओमेगा A ऑफ A डैश। ठीक है, A डैश क्या है, एम्पलीट्यूड, क्योंकि एक सिस्टम A है और एक सिस्टम B है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप। A डैश आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो
दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटीज इक्वल है तो हमें लिख सकते हैं ना ओमेगा ए डैश ऑफ ए, ओमेगा बी ए डैश ऑफ बी। हमें रेशियो एम्पलीट्यूड्स का ही पूछा है, मतलब ए डैश ए बाय ए डैश बी का रेशियो हमें पूछा है, जो किसके इक्वल आएगा ओमेगा बी बाय ओमेगा ए। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो 2 पाई टी बी और 2 पाई टी ऑफ ए, है ना, टाइम पीरियड ऑफ ए का और टाइम पीरियड ऑफ बी का। और हमें पता है दोनों का टाइम पीरियड तो हम लिख सकते हैं ना। टाइम पीरियड किस पे डिपेंडेंट है, दैट इज 2 पाई रूट एम, एम तो सेम है दोनों का तो एम लिख दूंगी K1 ओवर 2 पाई रूट 2 एम बाय K2, तो ये ऊपर जाएगी टर्म, तो ये क्या बन जाएगा K2 बाय K1, क्योंकि एम से एम कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई, तो दोनों के एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होगा दैट शुड बी √K2 बाय K1। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एक स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू। इफ इट इज टेकन इन अ एलिवेटर स्लोली एक्सीलेटिंग अपवर्ड देन द फ्रीक्वेंसी विल बी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, बिकम 0 होगी या रिमेन सेम होगी। जो मैं ये क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ ना, आप 100% श्योर रहे कि इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके कंसेप्ट तो अच्छे होंगे ही होंगे, साथ में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी में तो ये 100% आया ही पड़ा है। ठीक है, और पीजीटी में भी चांस है इसके। क्या इसने क्या कहा है, इसने कहा है एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, मान लेती हूँ एक स्प्रिंग है एक मास है, ये सिस्टम है। इस सिस्टम को मैं एक लिफ्ट में क्या कर रही हूँ, लेके जा रही हूँ। ठीक है, और लिफ्ट क्या कर रही है, स्लोली एक्सीलरेटिंग अपवर्ड। ए मान लेती हूँ एक्सीलेशन है, उसके एक्सीलेशन के साथ वो क्या कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रिक्वेंसी क्या होती है 1/t, इसका मतलब टाइम पीरियड पता होना चाहिए। इस स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता है, दैट इज t पाई इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाय के। तो देखो ये कहीं पे एक्सीलेशन पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड नहीं कर रहा। ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और के पे। आप उस मास को चाहे एलिवेटर पे ले जाओ, चाहे आप सैटेलाइट पे ले जाओ, आपका मास चेंज होता है क्या, नहीं होता है ना। कौन चेंज होता है, वेट चेंज होता है, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, जी चेंज होता है, कभी भी मास चेंज नहीं होता है। और के मैं क्या कहती हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब टाइम पीरियड तो सेम ही रहेगा, तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, रिमेन सेम। ये केस कैसा है, स्प्रिंग मास सिस्टम। कीप इन माइंड कि स्प्रिंग मास सिस्टम को आप कहीं भी ले जाए, चाहे आप ले जाएं किसी भी कार में, आप उसको हॉरिजेंटली मूव करवा रहे हो, चाहे आप लिफ्ट में अपवर्ड मूव करवा रहे हो, चाहे आप लिफ्ट में डाउनवर्ड मूव करवा रहे हो, कहीं भी ले जाओ आप, ये फ्रिक्वेंसी हमेशा रिमेन सेम रहेगी। ठीक है, तो इसी एक क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए कि अगर वो स्लोली एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड लिख देता, या फिर ये लिख देता कि जो इसको मैंने एक ऐसी कार में लिया है जो क्या कर रही है, हॉरिजेंटली एक्सीलरेटेड है विद ए एक्सीलेशन के साथ, तो उसकी फ्रिक्वेंसी में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम रहेगी। लेकिन इसका ही एक अपोजिट क्वेश्चन करवा देती हूँ जो बहुत बार पूछा भी जाता है कि अगर मेरे पास सिंपल पेंडुलम का केस होता तो क्या होता। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पता है ना क्या होता है, दैट इज 2 पाई रूट एल बाय जी। और ये जी बदलता है भाई, जब आप उसको लिफ्ट में अपवर्ड लेके जाते हो तो जी बढ़ जाता है, अपीरेंट वेट बढ़ जाता है। अगर लिफ्ट में डाउनवर्ड लेके जाते हो तो उसका अपीरेंट वेट डिक्रीज हो जाता है। हॉरिजॉन्टली लेके जाते हो तो कुछ और होता है, मून पे लेके जाते हो कुछ और होता है, एल्टीट्यूड्स पे कुछ और होता है, माउंटेन्स पे कुछ और होता है। तो हर जगह जी वेरी करेगा, तो टाइम पीरियड भी वेरी करेगा। और जब टाइम पीरियड वेरी करेगा तो कौन वेरी करेगा, फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगी। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में उस कंसेप्ट में अलग रहेगा, लेकिन स्प्रिंग मास सिस्टम में रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो इसमें मैंने 6 क्वेश्चन करवा दिए एक क्वेश्चन में, अगर आप अच्छे से मतलब कैची पॉइंट्स को नोट डाउन कर पाते हैं तो। नेक्स्ट है आपके पास एक पेंडुलम है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, एक पेंडुलम क्लॉक है जो करेक्ट टाइम बताती है ऑन द अर्थ, इज टेकन टू द मून। अर्थ पे वो सही टाइम बताती है और अब मैं उसको कहाँ पे ले गई हूँ, मून पे ले गई हूँ। तो अब वो क्या टाइम बताएगी, करेक्ट टाइम बताएगी, 6 टाइम फास्टर बताएगी, 6 टाइम स्लोअर बताएगी, क्या बताएगी। तो हमें पता है
मैंने अभी लिखा है ना, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम के केस में या पेंडुलम क्लॉक के केस में, 2π√L/g। अगर मैं अर्थ के टाइम पीरियड की बात करूं तो ये क्या होगा, g(e), अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू। अगर मैं इसको मून पे ले गई हूँ, Tm लिख सकती हूँ, दैट इज 2π(L)g ऑफ मून। और हमें पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे क्या होता है, 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ। तो आपके पास ये क्या होगा, Gm शुड बी इक्वल टू 1/6 टाइम ऑफ GE। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड दैट शुड बी 2π√L 1/6, तो 6 अब ऊपर चला जाएगा g(e). तो ये क्या होगा, टाइम पीरियड जो मून पे होगा वो √6 टाइम ऑफ टाइम पीरियड ऑफ क्या होगा, अर्थ। ठीक है, तो √6 टाइम्स तो होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि इस को देख के ये बता देते हैं कि मून का टाइम क्या है, √6 टाइम अर्थ के टाइम से ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, फास्टर मूव करेगा। नहीं, वो फास्टर नहीं, वो स्लोअर मूव करेगा। कैसे, जैसे अगर मैं बता दूं ये टाइम पीरियड अर्थ पे है 60 सेकेंड, तो उसका 60 सेकेंड का √6 टाइम ज़्यादा बताएगा ना, मून पे टाइम वो ज़्यादा बताएगा, लेकिन अर्थ पे वो 60 सेकेंड ही बता रहा था, तो इसका मतलब टाइम क्या हो गया, स्लो हो गया। ये पॉइंट आप इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इसका मतलब क्या है, ये टाइम पीरियड मून का बढ़ गया, इसका मतलब जो क्लॉक है वो क्या होगी, स्लोअर हो गई है, वो धीरे चलने लग गई है एज कम्पेयर टू अर्थ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा गया है, मैंने इतने एग्जाम्स दिए, लगभग आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक पार्टिकल है जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड t। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ये क्या होगा, इसने ये पूछा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था वैसे तो, कि कितना टाइम पीरियड होना चाहिए कि एक पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। इसने एक जो डिस्टेंस है आपको वो कितनी दी है, टाइम टेकन कहाँ से कहाँ तक का बताना है, बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू इट्स हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख सकते हो, a ऑफ cos ωt, है ना। और मीन पोजीशन कौन सी पोजीशन थी, जहाँ पे टाइम पीरियड क्या था, 0, और डिस्प्लेसमेंट्स भी क्या थी, 0, है ना। तो आपके पास अगर मैं मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की बात करूँ, वेलोसिटी दैट इज ω a sin ωt माइनस, यही बनेगा, है ना। या फिर वो ले लेते हैं, जो इक्वेशन आपके पास है ना, वो x = a sin ωt की ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। x = a sin ωt ली तो वेलोसिटी क्या आएगा, ω a cos ωt। टाइम पीरियड t है 0 पे, आपकी जो वेलोसिटी होगी मीन पोजीशन पे वो क्या होगी, ω ऑफ a। लेकिन इसने क्या कहा है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाए, हाफ। तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो कि कितने डिस्प्लेसमेंट कर ले, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो x = a/2, तो x अगर a/2 है, इक्वेशन है आपके पास a sin ωt, तो ये क्या बनेगा, a से a कैंसिल हो गया, 1/2। साइन की 1/2 वैल्यू कब होती है, π/6 पे, तो ये क्या होगा, ωt sin π/6 = sin ωt। तो ωt किसके इक्वल आ गया, π/6 के। तो ये t आया, स्मॉल t शुड बी इक्वल टू π/6 ω। हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड कैपिटल T, तो ओमेगा क्या होता है, 2π/t। तो पुट कर दीजिए, t क्या आ जाएगा, π/6, इसको लिख देंगे 2π × t, तो ये पाई से पाई कैंसिल होगा, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, t/12। t कितना आएगा, t/12। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक पार्टिकल है जिसका मास है 40 ग्राम, एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। इफ़ द पीरियड इज, टाइम पीरियड आपको गिवन है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को पूछा है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला ही बताऊंगी, सॉल्व खुद कर लेना। तो हमें पता है कि जो एनर्जी का फार्मूला होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/2m ω² a²। ओमेगा को टाइम की फॉर्मेशन में क्या लिख सकते हो, m ω²
2 पाई बाय टी का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आपको m भी गिवन है, t भी गिवन है, a भी गिवन है, सब वैल्यूज़ को पुट कीजिए और वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और कैची क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक पे 100% अच्छे क्वेश्चनों में पे पूछे जाते हैं और आपको मिल भी जाएंगे एग्ज़ाम में। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बिल्कुल बताया करें। पॉजिटिव है, कैसा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, तभी ज़्यादा मन करता है। कुछ इलेक्शंस कैंपेन की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है क्योंकि शोर बहुत होता है, तो थोड़े बीच में एक गैप आ गया था, लेकिन अब हम रूटीन में करने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट किया करें। ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे मैंने तो कहीं देखा नहीं अपने कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल हो जो इतने अच्छे से पहले टॉपिक करवाए, फिर उसी से रिलेटेड वो कैची क्वेश्चंस करवाए जो आपके आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में, जो हमारा मेन टारगेट है एग्ज़ाम का करने का उसको। इसमें मैं थ्योरेटिकल भी ले रही हूँ, कंसेप्चुअल्स भी ले रही हूँ और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी लेने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका एक पार्ट और करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। फिज़िक्स विद ममता। थैंक यू।